चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। आपको बता दूं कि अभी तक के हमने बहुत सारे लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं अबाउट आवर स्टेट एई क्वेश्चंस, राइट। और हमने एसएससी जेई वगैरह के प्री भी खत्म कर चुके हैं और आपके मेंस के भी खत्म कर चुके हैं। देखो, एसएससी जेई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, राइट। तो आपको हमारे साथ में बने रहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, राइट। और आपको मैं बता दूं, अभी स्टेट एई के क्वेश्चन चल रहे हैं। लगभग यहाँ पे 9 सेट हमने खत्म कर चुके हैं और इसके बाद में ईएससी के क्वेश्चन लाने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? ईएससी के क्वेश्चन लाने वाले हैं, ईएससी के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपकी स्पीड रहेगी वो आप चेक कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो फिलहाल अपन बिना टाइम को वेस्ट किए हुए यहाँ पे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो 61 के पहले के जितने क्वेश्चन थे 60, वो हमने पीछे कवर कर चुके हैं। तो आप बारी बारी से क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, उससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा, राइट। ये एम ठीक है, महाराष्ट्र पीएससी का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं इनके। इन्होंने सारा कनची टनलिंग वगैरह, हाइड्रोलिक वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने इस चीज को कवर किया है। तो आपका होलिस्टिक एक प्रिपरेशन तैयार हो रही है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 61 को जरा चेक कीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे चेक करो क्या बोल रहा है कि देखो, द अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेंटिलेशन फॉर वर्कर्स इनसाइड द टनल शुड बी, ठीक है, इनसाइड द टनल शुड बी। तो जो वेंटिलेशन है वो कितना यहाँ पे रहना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो जरा चेक करो कि वेंटिलेशन यहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। देखो क्या होता है कि जब टनलिंग की जाती है ना, टनलिंग आपका काम चलते रहता है, उस टाइम में होता यह है कि भाई बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स वगैरह बहुत ज्यादा होता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पे देखने को मिलती है। या तो वहां पे क्या, जब अंदर टनलिंग की जाती है तो क्या होता है कि एक तो सूर्य मतलब जो सन की रोशनी वगैरह वो नहीं मिल पाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पे देखने को मिलती है। तो प्रॉपर वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आपका जो रेंज होना चाहिए वो होना चाहिए कितनी, 6 to 14 मीटर क्यूब पर मिनट। ये चीज वहां पे होना चाहिए, राइट। तो इसको ऐसे याद रख लो, छः छः का दुगुना याद रख लो, ठीक है। छः का दुगुना मतलब 12, 6 दूनी 12, 6 से 12 के बीच में ये चीज होती है। 14 कोई दिक्कत नहीं है, 6 से 12 के बीच में ये चीज होती है, इसको याद रखना है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेथड यूज्ड, ठीक है, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डस्ट। वही बात आ गई डस्ट वाली, ठीक है। कंट्रोल द अमाउंट ऑफ डस्ट वेयर यूज ऑफ वाटर वाइल ड्रिलिंग में बी इम्प्रैक्टिकेबल और अनडिजायरेबल इज, राइट। चलिए, तो इसमें आपका क्या होता है, कौन सी मेथड यूज करते हैं, ड्राई सिस्टम, वैक्यूम हुड में सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम एंड एब्जॉर्प्शन सिस्टम, राइट। तो इसमें आपका सिंपल हो जाएगा 62 में बी, वैक्यूम हुड मेथड, हुड सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। टू रिमूव डस्ट इफ वाटर कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, देन वी यूज वैक्यूम टू सक आउट द डस्ट। वैक्यूम से क्या होता है कि इजी तरीके से आप डस्ट को बाहर की ओर खींच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन कंप्रेस्ड एयर टनलिंग, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर टनलिंग द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड पर यूनिट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फेस एरिया, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर कंप्रेस्ड एयर टनलिंग में, ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा आपका 63 का, सिंपल है बी, ठीक है। कितना बी, 60 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर, राइट। वो उसी ऊपर वाले की तरह इसको भी ध्यान रख लीजिए, 6 मीटर क्यूब फोर्स पर एरिया, फोर्स कहाँ आ गया, 6 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये चीज हो गया, ध्यान रखना है इसको। अब यहाँ पे इसका यदि बैकग्राउंड में जाओ तो क्या होता है कि द रिसेंट मेथड ऑफ टनलिंग यूजिंग compressed air is very useful in many soft and water bearing soils, right. In this method compressed air is forced into the enclosed space which is made air light through locks, ठीक है।
the air pressure required to force back the percolating water or water mixed soil and keep the tunnel dry varies with the nature of ground and the डेप्थ ऑफ द कवर। ये सारी चीज कहानी कोई नहीं, कुछ नहीं है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, इस चीज को याद रखनी है। नेक्स्ट देखो 64 का क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द करेक्ट पेयर, राइट, द करेक्ट पेयर शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड्स इन काउडंग एंड नाइट सॉइल्स। अच्छा देखो, करेक्ट पेयर शोइंग परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड्स इन काउडंग एंड नाइट सॉइल, इसके बारे में जरा देखना क्या चीज है, ठीक है। काउडंग एंड नाइट सॉइल, इसमें आपको परसेंटेज का को बताना है, राइट। इसमें सिंपल आपका हो जाएगा क्या, इसमें करेक्ट वाला इसमें हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी 18 to 25%, ठीक है, 11 to 15%, राइट। जो आपका 18 to 25%, ठीक है, स्पेसिफिक 25% आपका काउडंग में, और नाइट सॉइल में आपका 11 to 15%, ये चीज। अब इसमें एक बात याद रखना, टोटल सॉलिड्स इन काउडंग आर अबाउट 80 to 15%, तो ये टोटल सॉलिड की यहाँ पे बात हो रही है, ये चीज याद रखिए, है ना। ये देखिए ना टोटल सॉलिड, राइट, टोटल सॉलिड्स आपके कितने होते हैं, 18 से 25%, मतलब ऐसे याद रखो ना, 20 से 25% आपके काउडंग में होते हैं और नाइट सॉइल में 10 से 15%, बस ये चीज याद रखना है। इसमें भी 5 का डिफरेंस, इसमें भी 5 का डिफरेंस, तो क्या स्पेसिफिक चीज ज्यादा देर तक याद रहती है, ठीक है, ऐसे याद रख लो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो काउडंग में आपके ज्यादा टोटल सॉलिड होते हैं, वहीं पे नाइट सॉइल में कम सॉइल होते हैं, कम आपके सॉलिड होते हैं। नाइट सॉइल का मतलब वही है ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है उसको बताना है, ठीक है। डेड इंड सिस्टम, हार्डी क्रॉस मेथड, ठीक है। रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट इन रूरल एरिया, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सेंट्रल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। फिर बोलता है ग्रिडी रन सिस्टम, ठीक है, मोर नंबर ऑफ वाल्व। इसमें आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 65 में आपका बी जरा चेक करो, ठीक है। 5 मीटर बोल रहा है यहाँ पे, 5 मीटर, जबकि इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 1 मिनट, इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ठीक है आपके, ठीक है। रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट 5 मीटर होता है, ठीक है। रेसिडुअल प्रेशर एट फेरियल पॉइंट इन रूरल एरिया 5 मीटर, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर सेंट्रल लोकेशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जो रिजर्वायर होता है वो सेंट्रल लोकेशन में होता है, राइट। उसके बाद में ग्रेडियन, ठीक है, ग्रेडियन सिस्टम जो होता है मोर नंबर ऑफ वाल्व लगे हुए रहते हैं। बट दिक्कत वाली बात है ये, डेड इन सिस्टम हार्डी क्रॉस मेथड, है ना, हार्डी क्रॉस मेथड इसमें यूज नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द सोर्स ऑफ सप्लाई, ग्राउंड वाटर हैज लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बोल रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर हैज लो ऑर्गेनिक कंटेंट, राइट, and high dissolve oxygen. Lake water at the bottom has silt and bacteria, ठीक है। River water in flood has low dissolved oxygen and color। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। मतलब कि जो लेक वाटर है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। या यहाँ पे क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है ना, करेक्ट वाला बताना अपने को। इसका हो जाएगा क्या, सेकंड, मतलब लेक वाटर एट द बॉटम है सिल्ट एंड बैक्टीरिया। सही बात है, आपका लेक है ना, लेक है, उसमें आप आप देख सकते हो कि आपके नीचे में आपके बैक्टीरिया भी होते हैं, क्योंकि देखो लेक है ना भाई, और सिल्ट भी होता है, ये तो भाई सही बात है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट ये यहाँ पे चेक करो, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला चेक करना कि ग्राउंड वाटर हैज लो ऑर्गेनिक कंटेंट,
लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन। हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन का सेंस कोई वो नहीं है ना, हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन वाला। ठीक है, रिवर वाटर इन फ्लड हैज लो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन एंड कलर। ठीक है, रिवर बोलता है फ्लड टाइम में, तो कलर की जो बात है, कलर तो भाई उस टाइम में ज्यादा रहता है, फ्लड आता है तो क्या कलर वहां पे कम हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एज पर आईएस दिस एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर क्लोराइड्स। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर क्लोराइड्स। ठीक है, क्लोराइड्स इन मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर। क्लोराइड्स की अपने को क्या बताना है, लिमिट बताना है। तो क्लोराइड्स के लिए आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंपल है, 67 में आपका हो जाएगा बी, 250 मिलीग्राम पर लीटर। राइट, 250 मिलीग्राम पर लीटर क्या चीज एक्सेप्टेबल लिमिट अपन इसमें देके रखते हैं, याद रखना है। ठीक है, क्लोराइड क्लोराइड के लिए 250। ठीक है, ऐसे याद रख लो। क्लो इसमें कलर की एक है ना, कलर की एक बात आ रही है, तो इसमें 25 में कलर मिल जाती है। ठीक है, कलर मिल जाता है आपका 25 रुपए में, ऐसे याद रख लो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद में चेक करना आगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है आपकी एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ठीक है, एनोरोबिक अटैच ग्रोथ सिस्टम एंड एनोरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। राइट, तो ये इसमें आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। राइट, इससे ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या? एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। राइट, एरोबिक ग्रोथ सिस्टम, एरोबिक सस्पेंडेड सिस्टम होता है ये, याद रखना है। ठीक है, देखो यहाँ आपको याद करने का तरीका ही बता देता हूँ। ए से एरोबिक, एस से सस्पेंडेड। ठीक है, ये चीज हो गया, ए से एरोबिक और एस से सस्पेंडेड। ठीक है, चलिए याद हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में चल जाते हैं। वी हैव कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एयर इन एएसपी, हेंस इज इट इज एरोबिक। अपन क्या एयर को सप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में इन एएसपी द फूड इज केप्ट इन सस्पेंशन, फूड जो रहता है वो सस्पेंशन पर रहता है। एंड माइक्रोब्स जो रहते हैं मेटाबोलाइज द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। समझ में आ गया कि जो ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं उनको कौन खाता है? ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको उनको खाते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है यहाँ पे? इफ बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, ठीक है, सैंपल एट 5 days इंक्यूबेशन 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड 100 मिलीग्राम पर लीटर, डीऑक्सीजनेशन रेट आपका है यहाँ पे 0.1 पर डे। ठीक है, अल्टीमेट बीओडी आपको बताना है। तो आपको अल्टीमेट बीओडी बताना है, तो बीओडी जो 5 होता है, बीओडी 5 इक्वल्स टू आपको पता होना चाहिए क्या होता है? यू अल्टीमेट। ठीक है, यू अल्टीमेट 1 माइनस, राइट, ये होता है ना 1 - 10⁻⁻के डी टी, ये आपका फार्मूला होता है यहाँ पे। राइट, ये आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। राइट, ये चीज हो गई, आपको फार्मूला आपने पता कर लिया, बस इसमें वैल्यूज को पुट करनी है। तो आपको 100 आपको देख रखा है क्या? बीओडी 5, तो बीओडी अल्टीमेट आपको क्या बीओडी अल्टीमेट आपको निकालना है। सिंपल, 1 - 10⁻⁻0.1 इंटू 5 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ से आपका बीओडी अल्टीमेट निकल कर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आप कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। चलो, ये आपका यहाँ से आंसर निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करो 70। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्ज टैंक इन पाइपलाइन। देखो फिर से यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए आपको क्या है, जितना आपने क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको समझ में आएगी कहानी। सर्ज टैंक जो प्रोवाइड किया जाता है वो किससे बचने के लिए किया जाता है? टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइन अगेंस्ट वाटर हैमर। राइट, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आपका यही आंसर हो जाता है डी। ऐसे तो ये क्या है, एक तरीके से आपका ना, एक तरीके से भैया आपको जैसे कि जितने भी क्वेश्चन लगाओगे उससे आप ना रिलेटेड, उससे फैमिलियर होते जाओगे और इजीली आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आगे बात करते हैं इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ठीक है, एसवीआई इज यूज टू डिसाइड। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज, क्वालिटी ऑफ फाइनल एफ्लुएंट, रीसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज, रेट ऑफ एरेशन। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम
ठीक, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉल्यूम इंडेक्स मेथड, जो एस एस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, तो क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, सॉरी, क्वालिटी ऑफ फाइनल एफ्लुएंट, क्वालिटी ऑफ रॉ सीवेज, ठीक है, या रेट ऑफ एरेशन, क्या चीज यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, तो जो 71 का आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये बताएगा आपको क्या, रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज। बात समझ आ रही है, रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज बताएगा, राइट। को एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो है आपकी, ठीक है, उसमें जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है कौन सा, SVI, ये चीज क्या दिखाता है, ये क्या दिखाता है, ठीक है, ये क्या दिखाता है आपको, रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज, क्या दिखाता है, रिस रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ स्लज, ठीक है, RRS, क्या दिखाता है, RRS, राइट। SVI दिखाता है अपने को RRS, SVI दिखाता है अपने को RRS, ठीक है, ये RRS, ठीक है, SVI रस, SVI रस, ऐसे याद रख लो, SVI रस, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। देखो, बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कि उसके बैकग्राउंड में नहीं जाओगे तब तक कि तुमको पता नहीं चलेगा और अच्छे से काम हो नहीं पाएगा, राइट। तो जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है, ठीक है, MLSS कॉन्सेंट्रेटेड इन द एरेशन टैंक इज कंट्रोल्ड बाय स्लज रिसर्कुलेशन रेशियो, ठीक है, MLSS कंटेंट जो होता है उसको बात की जा रही है, राइट। ठीक है, अब देखो, टैंक इज कंट्रोल्ड बाय स्लज रिसर्कुलेशन रेशियो एंड स्लज सेटलेबिलिटी, राइट। ठीक है, ठीक है, अब आगे चेक करना, जो स्लज रिसर्कुलेशन एंड सेटलेबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय SVI, ठीक है। फिर SVI indicates the physical state of sludge in the biological aeration system, right। SVI represents the degree of concentration, ठीक है, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्लज इन द सिस्टम, सही बात है, ठीक है, एंड हेंस डिसाइड द रेट ऑफ रिसाइकल ऑफ स्लज रिक्वायर्ड टू मेंटेन डिजायर्ड MLSS, ठीक है, एंड फूड बाय मास रेशियो इन द एरेशन टैंक टू अचीव द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ प्यूरिफिकेशन। ये सारी चीज यहाँ पे आपकी होती है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। देखो, एन अपरेंटिस है ना, अपरेंटेंस, ठीक है, यूज टू कनेक्ट हाई लेवल ब्रांच सीवर, ठीक है, कनेक्ट हाई लेवल ब्रांच सीवर टू लो लेवल ब्रांच सीवर, राइट। हाई लेवल ब्रांच सीवर एंड हाई लेवल ब्रांच सीवर एंड लो लेवल ब्रांच सीवर से जो कनेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, मैनहोल, इन्वर्टेड सिफोन, ठीक है, ड्रॉप मैनहोल एंड केज बेसिन। केज बेसिन वगैरह तो यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप मैनहोल, राइट। जो ड्रॉप मैनहोल होता है वो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इसको, राइट। ठीक है, अ मैनहोल विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट द हाई लेवल ब्रांच सीवर टू द लो लेवल ब्रांच मेन सीवर, ठीक है। अब देखो, बाय वर्टिकली ड्रॉपिंग पाइप इज नोन एज ड्रॉप मैनहोल। वर्टिकली अपन क्या करते हैं, वर्टिकली ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारा अपने को क्या है, कंप्लीट करना है। द मैक्सिमम टोलरेंस इन ओवरऑल लेंथ ऑफ 20 इन इंच है ना, एक हिसाब से 20 इंच एंड 30 मीटर मैट्रिक चैन शुड बी रिस्पेक्टिवली। तो इसको आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें जो रहता है ना, कितना आपका टॉलरेंस लिमिट आप देके रखते हो इनमें, ठीक। तो द टॉलेस्ट लिमिट है ना अलाउड इन अ 20 मीटर चेन, इसमें देते हैं ±5 का, ठीक है, एंड ±8 का, राइट। ±5 एंड +-8 का आप यहाँ पे देके रखते हो। बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। सिंपल, क्लोज्ड कंटूर, ठीक है, क्लोज्ड कंटूर लाइंस विथ वन और मोर हायर वैल्यूज, ठीक है, क्लोज्ड कंटूर लाइंस विथ वन और मोर हायर वैल्यू कंटूर्स इज इट रिप्रेजेंट द, ठीक है, मतलब कि मोर भी बता रहा है और हाई भी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप किसके लिए हो जाएगा ये, राइट, ये किसके लिए हो जाएगा, तो एक हिल को दर्शाएगा।
ठीक है, मोर भी और हाई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हिल को यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, कंटूर। चलिए, यहाँ पे नीचे में आपकी वैल्यूज रहती है इस तरीके से, ऐसी। ठीक है, यहाँ पे यूं तरीके से, फिर आपका यूं ऐसे कनेक्ट हो जाता है, फिर यूं कनेक्ट हो जाता है, ये सारी ऐसी तरीके से रहता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, कोई भी क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, क्लिप से बनेगा, या फिर वेली से बन जाएगा, या फिर हिल से बन जाएगा। ठीक है, हिल का पता है, क्लिप का पता है। ठीक है, चलिए, वेली का भी पता ही है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डीप आर कॉल्ड। ठीक है, जो डीप होता है, इक्वल डीप, उससे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, देखो क्या बोलता है, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डीप, तो आइसोक्लिनिक, आइसोजेनिक एंड, इनमें से आपका क्या बोला जाता है? तो इसमें आइसोक्लिनिक। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, कैसे? देखो, यहाँ पे एक्लिनिक एंड एगोनिक है। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे देखो, इक्वल बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है? इक्वल बोल रहा है। जब भी इक्वल वाली कहानी आती है तो वहां पे ISO आ ही जाता है, मतलब आइसो आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइसो आ गया। अब जेनिक होगा या क्लिनिक होगा, तो इसको याद रखना है। ठीक है, डीप क्लिनिक, डीप क्लिनिक। ठीक है, तो इक्वल डीप क्लिनिक, जो आपकी ऐसे याद रख लो, डीप की बात आ गई तो डीप क्लिनिक होगी, डीप क्लिनिक होगी, राइट? क्या होगी? डीप क्लिनिक होगी, याद रखना है। ठीक है, तो जो क्लिनिक होती है वो डीप होती है, ऐसे याद रख लो कोई भी। राइट, चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ द सन एट नून इज 178 डिग्री। द मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक बेरिंग बोल रहा है यहाँ पे, है ना? द मैग्नेटिक डिक्लेनेशन एट द प्लेस इज, मैं ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुका है, रिपीटेड टाइप का ही क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट बनाना है इस तरीके से। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेटिक बियरिंग बोल रहा है, राइट? क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक बियरिंग, राइट, है ना? मैग्नेटिक बियरिंग बोल रहा है। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये कहानी है कैसी। तो यहाँ पे आपने ये क्वाड्रेंट बनाया, इसके बाद में चेक करो कि भाई अब जो मैग्नेटिक बेरिंग है वो कैसे होगा। 178 तो दे दिया है यहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, 178 दे चुका है। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक बेरिंग है वो किधर साइड होगी, ये सबसे बड़ा टास्क है आपका, राइट? तो मैं यहाँ पे बना के चलता हूँ कि मैग्नेटिक बेरिंग आपकी इस साइड में, ये होता है नॉर्थ। ठीक है, ये होता है आपका साउथ, ये होता है ईस्ट, और ये होता है वेस्ट। अब यहाँ पे चेक करो कि मैग्नेटिक बेरिंग आपकी इस साइड होगी या इस साइड होगी। भाई कुछ भी हो सकता है ना, इस साइड भी हो सकती है, नो डाउट इस साइड भी हो सकती है, राइट? तो अब यहाँ पे कैसे अपन करेंगे, राइट? और आपको पता है कि जो डेक्लिनेशन होता है वो किसके बीच में होता है? जो आपकी ट्रू बेरिंग होती है, ट्रू नॉर्थ, है ना, और मैग्नेटिक बेरिंग के बीच में होता है। अब यहाँ पे एक चीज बोला है, क्या? 8 नून की बात चल रही है, क्या? 8 नून मतलब दोपहर की बात चल रही है। यदि मैंने, क्या चीज, यदि मैंने इसके बीच में ले लिया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बेरिंग को ले लिया, तो मुझे एक चीज बताओ कि आपका जो सन है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा? सिंपल सी बात है भैया, वेस्ट में आपका क्या होता है, ईस्ट से सूर्य निकलता है, वेस्ट में डूबता है। तो ये तो नहीं हो सकता, यदि नून की बात बोल दिया तो ये नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है फिर? इधर ही होगा। ठीक है, तो आपका ये तो नहीं हो सकता, नून की बात है ना, नून में भाई नून की बात चल रही है, तो आपका तुमने नॉर्थ एंड वेस्ट की इस पे लेके चले गए तो आपका तो सूरज डूब ही गया, सन तो डूब ही गया, है ना, तो सनसेट हो गया। तो ये चीज नहीं होना है, राइट? तो यहाँ पे ईस्ट के तरफ में आप मैग्नेटिक बीरिंग रहेगी। अब अब क्या कि जो मैग्नेटिक बीरिंग है, मैग्नेटिक जो बीरिंग है वो कैसे डिसाइड करोगे? सिंपल है, आपका यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी, राइट, ये डिस्टेंस बोल रहा हूँ, बीरिंग जो होगी वो होगी कितनी? 178 डिग्री, सॉरी 178 डिग्री, राइट? ये चीज, ये हो गया आपका सिंपल, साउथ से यहाँ पे मैग्नेटिक बेरिंग आपकी 178 डिग्री होगी। अब नेक्स्ट चीज, अब देखो कि यहाँ पे जो डिक्लिनेशन होगा वो क्या होगा। अपन देखते हैं कि ये है मैग्नेटिक बेरिंग,
हम देखते हैं ट्रू नॉर्थ से मैग्नेटिक बीरिंग के बीच का जो डिफरेंस है बीरिंग का, वो चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल बी, 2 डिग्री ईस्ट आपका ये चीज हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो 77, द इफ द लोअर क्लैंप इज टाइटन, है ना, टाइटन एंड द अपर क्लैंप इज लूजन, ठीक है, द थियोडोलाइट में बी टर्न, ठीक है, मे बी टर्न। अब इसमें क्या हो जाएगा, इफ द लोअर क्लैंप इज टाइटन, लोअर क्लैंप आपने क्या किया, टाइट कर दिया, और अपर क्लैंप लूज कर दिया, ठीक है, अपर क्लैंप लूज कर दिया, द थियोडोलाइट में बी टर्न, द थियोडोलाइट में बी टर्न। अभी ये चीज बात है, अब इसकी बात यहाँ पे जरा चेक करो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ द लोअर प्लेट, राइट, विदाउट अ रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल्स ऑफ द लोअर प्लेट, क्या हो जाएगी यहाँ पे, इनकी कहानी क्या बनेगी, विथ अ रिलेटेड। देखो आंसर क्या हो जाएगा 77 में, सिंपल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, विथ अ रिलेटिव मोशन, ए वाला आंसर होगा, ठीक है, विथ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन वर्नियर एंड ग्रेजुएटेड स्केल ऑफ द लोअर प्लेट, ये चीज हो जाएगी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते जल्दी से, टोटल स्टेशन इज यूज्ड, टोटल स्टेशन यूज, अच्छा क्वेश्चन है, इससे ये ऐसे क्वेश्चन क्या है, रिपीट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। टोटल स्टेशन, भाई जो चीज की हमें सख्त जरूरत होती है, हाँ, उसी चीज के बारे में क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। एक चीज याद रखना, टोटल स्टेशन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है आपके, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, चेक करो, सिंपल, देखो रिमोट, ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट हाइट डिटर्मिनेशन, स्टेब्लिशिंग हॉरिजॉन्टल कंट्रोल, स्टेब्लिशिंग वर्टिकल कंट्रोल, ऑल ऑफ द एबो, ठीक है। तो 78 का आपका सिंपली क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबो। टोटल स्टेशन का ही मतलब होता है कि हर चीज, टोटल चीज वहां पे आ गई आपकी, राइट। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब इंक्रीजेस विथ, ये भी, ये देखो ये क्वेश्चन भी आपका कहना चाहिए रिपीटेड है, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है क्या, जो लिक्विड रहता है आपका बबल ट्यूब में, लिक्विड जो रहता है ना, बबल ट्यूब में आपका जो लिक्विड रहता है उसके बारे में, उसकी विस्कोसिटी वगैरह के बारे में इसमें क्वेश्चन बनाता है, राइट। चलो तो इसमें बोलते हैं सेंसिटिविटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ट्यूब, स्मूथनेस, स्मूथनेस ऑफ फिनिश ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बबल ट्यूब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, तो 79 का सिंपली आपका आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट, सही बात है। यदि स्मूथनेस भी आपने ज्यादा कर दिया, फिनिश ज्यादा कर दिए, तो बबल ट्यूब क्या होगा कि आपका जो एक ऐसा एक आपका गोल सर्कल बना हुआ रहता है आपका बबल ट्यूब जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसमें, तो उसमें आपका जो बबल है वो आपका सेंटर में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज को ध्यान रखते हुए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से आपको ये चीज को केयर करना पड़ता है, राइट। चलिए ये चीज हो गया। अच्छा यहाँ पे एक मैं यहाँ पे टोटल अंदर मतलब बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटरनल सरफेस, जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली बात आई और इंक्रीज करने की बात आई, तो उस केस में आपको ये चीज लेके चलना है, ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपका अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ लेवल ट्यूब, जो डायमीटर ऑफ लेवल ट्यूब है उसमें इंक्रीजिंग, ठीक है, डायमीटर ऑफ लेवल ट्यूब यदि इंक्रीज होता है वो भी आपका दिक्कत वाली बात है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बबल ट्यूब, ठीक है, लेंथ भी इंक्रीज हुई तो दिक्कत है, ठीक है। डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, बोला था ना, ठीक है, विस्कोसिटी यदि डिक्रीज हो गया, यदि विस्कोसिटी डिक्रीज हो गई आपके बबल ट्यूब की तो भी दिक्कत है। इंक्रीज इन स्मूथनेस ऑफ फिनिश ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, इंक्रीज इन स्मूथनेस, ठीक है, ये सारी कहानी यहाँ पे आपकी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, if the intercept on a vertical staff is observed, ठीक है, if the intercept on a vertical staff is observed, ठीक है, is 0.75 meter from a tachyometer with the line of sight horizontal fitted with analytic lens, write the horizontal distance between the tachyometer and the staff station is, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल है। देखो
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैंने एक आपको ट्रिक बताया था सर्वे में, डी के संग सी, सी ठीक है, डी के संग सी ऐसा कह के, राइट, ऐसा मैंने ट्रिक बताया था, राइट है। चलिए कुछ भी बना लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एनालिटिकल लेंस है, 0 हो जाएगा, राइट है। और के की वैल्यू तो आपको दिया ही है, ठीक है, के इक्वल्स टू 100, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। तो डी इक्वल्स टू आपका निकल के आ जाएगा 100 इंटू 0.75 दिया ही हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 75 मीटर, राइट। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 81 क्वेश्चन जरा चेक करो क्या बोलता है। फ्रॉड ट्रांजिशन कर्व, फ्रॉडेस मतलब फ्रॉडेस ट्रांजिशन, फ्रॉड नहीं है, है ना, फ्रॉडेस ट्रांजिशन कर्व इज क्यूबिक स्पाइरल, क्यूबिक पैराबोला, बर्नौलीज लेमनिस्केट, इलिप्स, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्यूबिक पैराबोला, राइट, क्यूबिक पैराबोला। क्यूबिक पैराबोला को ही फ्रॉड है, ठीक है, जो भी है आपका ट्रांजिशन कर्व बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना जल्दी से। 82 वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा चेक करो भैया। A triangulation station selected close to the main station, ठीक है, for avoiding intervening obstruction is called, ठीक है, a triangulation station selected close to the main station, triangulation station, ठीक है, selected close to the main station for avoiding intervening obstruction is called, right। ट्रेंगुलेशन स्टेशन, जो ट्रेंगुलेशन स्टेशन होता है आपका, इज सिलेक्टेड क्लोज टू द मेन स्टेशन फॉर अवॉइडिंग इंटरवनिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड इसेंट्रिक, इसेंट्रिक स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन, पायलट स्टेशन एंड टाई स्टेशन, राइट। तो आपका 82 का सिंपल क्या हो जाएगा, तो ये कहलाता है आपका सैटेलाइट स्टेशन, राइट। तो सैटेलाइट स्टेशन आप कैसे, इसको थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। अ ट्रेंगुलर स्टेशन selected close to the main station to avoid intervening obstruction is called satellite station. Sometimes it becomes difficult to set up the instrument at the triangulation station, then a satellite is selected near the main station as an instrument station, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर टेकन टू अदर स्टेशन फ्रॉम दिस स्टेशन, ठीक है। दिस आर आल्सो कॉल्ड एज फॉल्स स्टेशन और इसेंट्रिक स्टेशन, ठीक है, जिसको बोला अच्छा पार्ट स्टेशन क्या होता है, तो पार्ट स्टेशन पॉइंट नॉट फॉर ऑब्जर्वेशन बट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंगुलेशन नेटवर्क, ठीक है, ये चीज होती है यहाँ पे। चलो तो इसको याद रखना है। अ ट्रेंगुलेशन स्टेशन सिलेक्टेड क्लोज टू द मेन स्टेशन फॉर अवॉइड इंटरवनिंग ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड, ये सैटेलाइट स्टेशन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन ऑनर, एक ऑनर है, ऑफ अ बिल्डिंग रिक्वायर्स 15,000 टू रिपेयर, ठीक है, 15,000 to repair his building after 5 years. After 5 years, what sum should the owner have invested now in order to receive the required amount of money at a rate of compound interest 8%? तो ये कहानी यहाँ पे आ गई। तो आपको पहली चीज तो ये फार्मूला लगाना है, ए इक्वल्स टू पी 1+r एंड की पावर n, ठीक है, ठीक है। ये याद रहना है आपको, याद रखना है। आप 1 पर रन ऐसे याद रख लो, आप 1 पर रन, कंपाउंड इंटरेस्ट की कहानी आती है ना, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, आप 1 पर रन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो सिंपल सी आपका वैल्यू सारी दी हुई है, आपको पुट करना है और आंसर निकाल देना है, ठीक है। पी की वैल्यू निकालना है, ठीक है, 1+0.08 और आपका 5 साल की बात हो रही है। तो P इक्वल्स टू आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, 10,207.50, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 चेक करो जल्दी जल्दी, क्या बोल रहा है यहाँ पे। वाइल राइटिंग अ स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशंस द फॉलोइंग प्रिंसिपल shall be adopted, ठीक है, while writing specification the following principles shall be adopted. Description of material, ठीक है, मतलब following principles shall be adopted. Writing specification, right? Description of material, workmanship, tools and plants, protection of new वर्क, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वर्क, क्लासेस ऑफ द स्पेसिफिकेशन एक एक्सप्रेशन। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल 84 में आपका क्या हो जाएगा, बी, आंसर बी, मतलब पूरी तरीके से सब चीज आ जाएगा यहाँ पे। सब चीज आपका रिटर्न स्पेसिफिकेशन में रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। आपके पास रिटर्न स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि आपके घर में क्या हो रही है, आपकी शादी हो रही है, ठीक है, तो आपको बनाना, आपको भाई सब चीज की जरूरत पड़ेगी ना, खाना से लेके पीना से लेके क्या क्या लगता है वो सारी चीज, तो आप करते क्या हो, हर चीज को रिटर्न में ले लेते हो कि यार ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज करना है, ये चीज नहीं करना है, इसको नहीं बुलाना है, उसको बुलाना है, ये सारी चीज आप क्या कर लेते हो, रिटर्न में ले लेते हो। तो वही चीज, हर चीज का यहाँ पे रिटर्न में लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, क्या चीज, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, राइट। देखो रेट एनालिसिस का पर्पस होता क्या है, टू डिटरमाइन द करंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम एट द लोकेलिटी, ठीक है, टू डिटरमाइन द करंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम एट द लोकेलिटी, टू एग्जामिन द विएबिलिटी ऑफ ट्रेटेड, ठीक है, ऑफ रेट ऑफर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद में चेक करना, टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अ मटेरियल एंड लेबर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है, टू फिक्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट्स। चलिए इनमें आपका क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस में आपका हो क्या जाएगा मेरे भाई, कुछ तो यार कमेंट करो, कुछ भी करो, तुमको पता है तो भाई कमेंट में बताओ कि इसका आंसर ये होगा जल्दी जल्दी, तो उससे आपको पता भी चलेगा कि इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। आप चुपचाप देखते रहोगे तो जिंदगी पास नहीं होगी ना भाई, ठीक है ना, वैसे ही निपट जाओगे। चलिए तो यहाँ पे हम बात कर लेते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस क्या होता है, किस चीज के लिए हम रेट एनालिसिस को करते हैं। तो इसमें सिंपल है, ठीक है, इसमें सिंपल है आपका, इसका हो जाएगा आपका डी, मतलब कि 1 2 3 4, मतलब क्या क्या चीज, टू डिटरमाइन करंट रेट पर यूनिट ऑफ एन आइटम एट द लोकेलिटी, ये भी करते हैं, टू एग्जामिन विएबिलिटी ऑफ रेटेड ऑफर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये सारी सब चीज, ठीक है, इन सारी चीज को देखने के लिए आपको पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना, द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ बेंडिंग ऑफ अ बार नियर अ सपोर्टिंग इज एट एन एंगल, ठीक है, आपका एंगल क्या है यहाँ पे, राइट, इसमें आपका एंगल आप कितना लेकर चलते हो, ये चीज बताओ आप, ठीक है। तो सिंपल है, इसका आंसर 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री पे आप क्या, सपोर्ट के जस्ट करीब करीब में आप 45 डिग्री हम लेकर चलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जल्दी से, फॉर पेंटिंग, फॉर, देखो इसको ऐसी यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि आपकी ये बीम होती है ना, तो इस तरीके से यूं यूं आपका ये चीज करके रखते हैं, ठीक है, ये एंड ए, ठीक, ये चीज आप यहाँ पे करके रखते हो। चलो आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। 87 की बात करो तो 87 में क्या बोल रहा है, फॉर अ पेंटिंग कोरिगेटेड स्टील सीट, ठीक है, आपकी क्या हो गया, कोरिगेट मतलब कि वो कोरोजन लग गया है, ठीक है, surfaces shall be measured flat and the area worked out shall be increased by। चलिए क्या बोलता है, एक बार और चेक करो, फॉर पेंटिंग कोरिगेटेड स्टील सीट, surface shall be measured flat and the area worked out shall be increased by। इसका ऑप्शन चेक करो क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल देखो, ऑप्शन में बोल रहा है 10%, 14%, 12% एंड आपका 20%, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका 87 में आपका हो क्या जाएगा, चेक करो, सिंपल है, 87 का यहाँ का क्या हो जाएगा कि इसमें हम लेके चलते कितना, 40%, राइट, 40%, याद रखना है 40% हम लेके चलते हैं। जब भी कोरिगेटेड की बात आई, कोरिगेटेड आपकी कोरिगेटेड को पेंट करने की बात आई, तो वहां पे हम जो एरिया रहेगा वो कितना लेके चलेंगे, 14%, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से चेक करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन आर नॉट
आर नॉट करेक्ट, ठीक है, विथ रेफरेंस टू अ ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में जो भी स्पेसिफिकेशन है उसमें से आर नॉट क्या बोलता है, आर नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है बोलता है। ब्रिक वर्क शेल बी डन इन सच अ वे दैट, ठीक है, इन अ सच अ वे दैट all joints are full of mortar. Brickwork shall be done in such a way that all joints are full of mortar. चलो आगे बात करते हैं। फॉर ऑल एक्सपोज्ड ब्रिक, फॉर ऑल एक्सपोज्ड ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक वर्क्स, ठीक है, डबल स्केप फोल्डिंग हैविंग टू सेट्स ऑफ वर्टिकल सपोर्ट शेल बी प्रोवाइडेड। फिर बोलता है ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक मेसनरी विथ मड मोर्टार नीड नॉट ही सोक्ड। यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 88 में आपका आंसर क्या हो जाएगा कि जो डी है 88 में, यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट, यहाँ पे नॉट बोला है तो सभी, यहाँ पे सभी जो है आपके करेक्ट हैं, राइट। ब्रिक वर्क शेल बी डन इन अ सच अ वे दैट ऑल जॉइंट्स आर फुल मोटार, सही बात है भाई, ज्वाइंट जो रहेगी आपकी है ना, ज्वाइंट, उसमें फुल मोटार तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना यार, ठीक है। उसके बाद में बोलता है एक्सपोज्ड ब्रिक वर्क डबल स्कैफोल्डिंग हैविंग टू सेट्स ऑफ वर्टिकल सपोर्ट्स, हैविंग वर्टिकल सपोर्ट्स शेल बी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये चीज हो गया। ब्रिक रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर ब्रिक मेसनरी विथ मड मोर्टार नीड नॉट ही सोक्ड, ठीक है, मड मोर्टार नीड नॉट ही सोक्ड। चलिए ये चीज आपके सारे आपके करेक्ट हैं, तो आपका नॉन ऑफ दिस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 89। द नॉमिनल लीड एंड, सॉरी क्या बोल रहा है यहाँ पे, नॉमिनल लीड एंड लिफ्ट, ठीक है, लीड एंड लिफ्ट अलाउड फॉर अर्थ वर्क, ठीक है, अर्थ वर्क एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन आर। इसमें आपका क्या हो जाएगा, 89 में सिंपल है, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, 30 मीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है, नॉमिनल लीड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड में चले तो क्या होता है, लीड इज द एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो लीड होता है एवरेज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बिटवीन साइट ऑफ अर्थवर्क्स, बिटवीन साइट ऑफ द, जो बिटवीन साइट ऑफ अर्थवर्क एंड द एरिया ऑफ डिस्पोजल। बात समझ में आ रही, कि जो साइट वर्क है और वहां से आपका कितने दूरी पर जाके आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, वो चीज है, ठीक है। लिफ्ट लिफ्ट इज द एवरेज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन लेवल ऑफ एक्सकेवेशन, ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ स्प्रेडिंग। आप जहाँ एक्सकेवेट कर रहे हो और जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये होनी चाहिए 30 मीटर टू 30 मीटर एंड 1.5 मीटर। 30 मीटर किसके लिए, 30 मीटर किसके लिए, ठीक है, अलाउड लीड है ना, नॉमिनल लीड के लिए 30 मीटर और आपका लिफ्ट के लिए आपका 1.5 मीटर। यदि देखा जाए तो 15 दूनी 30 वाली बात है। जो लीड है, लीड वाली फंडे जो हैं वो कितने आपके ज्यादा है, 30 मीटर है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, 30 मीटर है, और लिफ्ट जो है वो आपका 1.5 मीटर है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 यहाँ पे बोल रहा है कि विच मेथड ऑफ डिप्रिशिएशन, विच मेथड डिप्रिशिएशन, ठीक है, इज सुटेबल फॉर फाइंडिंग डिप्रिशिएशन ऑफ बिल्डिंग हैविंग अ लाइफ ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड एंड क्वांटिटी सर्वे मेथड। इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन 90 का, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा सिंपल स्ट्रेट लाइन मेथड, राइट, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो बिल्डिंग जो है ना, उसकी लाइफ 100 ईयर यदि लेके चल रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रेशिएशन इज यूज, ठीक है, ये कहानी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं जल्दी से। फॉर वन क्यूमेक ऑफ सीमेंट कंक्रीट प्रपोर्शन विथ स्टोन चिप्स 1 to 4, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, हो, ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है, 1 to 4 का आपका रेशियो है और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीमेंट बैग आपको पता करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली आपका, एक तो याद रख लो 6.35, ठीक है, हमने पिछले टाइम निकाले भी थे, और यदि वैसा नहीं तो ऐसे कर लो, कैसे, देखो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन लीटर्स, ठीक है,
तो आपका जो एक बैग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 35 लीटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड तो डिवाइड में आपका 35 लीटर। तो ये चीज आपका क्या होता है, ये आपका होता है क्या, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका 35 लीटर एक बैग का होता है, ठीक है। तो आप कर लेना है क्या, 100 मतलब 1000 लीटर इंटू 1.5, ठीक है, ये चीज हो जाएगी यहाँ पे। बात समझ आ रही ना। और आगे देखो, आगे देखो, आगे हो जाएगा आपका क्या, 7 इंटू 3.5, राइट। 7 कहाँ से आ गया आपका, 4 2 6 1 7, ठीक है। और ये 3.5 को अपन ने चेंज कर लिए लीटर को, तो यहाँ पे आ गया 612, ठीक है, ये चीज आ गई। तो ऐसे आपको यहाँ पे करना था। चलिए नेक्स्ट बात करते जल्दी से। तो याद रखना इसको, 1:4 रेशियो में यदि रहा, 1:4 रेशियो में रहा, तो ये 6 जो है ना, यहाँ पे देखो 2 + 4 कर दो, 6 आएगा, 6 आएगा है ना, 6 और 1 7 आएगा। तो 6 और 7 के बीच में जो वैल्यू रहेगी वही आंसर रहेगा, ठीक है। तो 6.35 आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 में यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका किसका, जियोटेक का। ये क्वेश्चन आपका ईएससी में भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ध्यान देना। इन अ टिपिकल कॉम्पेक्शन कर्व एज इंडिकेट इन द डायग्राम, पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी हैव ड्राई डेंसिटीज, ठीक है। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द दिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अपने को चूज करना है, राइट। तो सॉइल एट ए विल हैव मोर स्वेलिंग पोटेंशियल एंड, बात देखो यहाँ पे, ठीक है, सॉइल एट ए विल हैव मोस्ट स्वेलिंग पोटेंशियल एंड लेस श्रिंकिंग अपॉन मॉइस्चर वेरिएशन कंपेयर टू बी, है ना, कंपेयर टू बी। तो इसका आपका आंसर हो क्या जाएगा, इसको आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका बहुत कहना चाहिए कॉन्सेप्चुअली पूछा गया है, तो इसको आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर देखो, पहले तो आपके दो को चेक कर लेते हैं कि और दो क्या बोल रहे हैं, इसको एक बार देख लो। सॉइल एट ए विल हैव मोर स्वेलिंग पोटेंशियल, जो ए है आपका उसका ज्यादा स्वेलिंग पोटेंशियल है, ठीक है, स्वेलिंग पोटेंशियल है। अब यहाँ पे देखो ओएमसी मॉइस्चर कंटेंट आपका ये है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपका यहाँ पर है, राइट। अब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से दो सॉइल आपको दी हुई है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। लेफ्ट में जो है आपकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ये है आपकी गामा डी, यहाँ पर गामा डी है, और यहाँ पे मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है। तो ये जो गामा डी है, गामा डी के पहले ही है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के पहले ही है, और ये मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के बाद में, राइट। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं। अब यहाँ पे ओएमसी बढ़ गया, राइट, ओएमसी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। चलो तो इसका आपका ये देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे बी वाला क्या बोल रहा है चेक करना। बी में देखो, सॉइल एट ए विल हैव सेम स्वेलिंग एंड श्रिंकेज पोटेंशियल एज सॉइल एट बी, ऐसा तो हो नहीं सकता, गलत है। सॉइल एट ए विल हैव लॉस स्वेलिंग, लॉस लिखा है, लेस है, लेस स्वेलिंग पोटेंशियल एंड हाइयर श्रिंकिंग पोटेंशियल एज कंपेयर टू सॉइल बी, राइट। मतलब कि बोल रहा है कि लेस स्वेलिंग, आपकी लेस स्वेलिंग एंड आपका श्रिंकिंग, ठीक है, और हाइयर श्रिंकिंग बोल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द स्वेलिंग श्रिंकेज पोटेंशियल फॉर सॉइल एट ए एंड बी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ द गिवन डेटा, सब गलत है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला वाला, राइट, कौन सा, पहला वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ये आंसर हो जाएगा, राइट, ये वाला, ठीक है, कि सॉइल एट ए विल हैव मोर स्वेलिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्वेलिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, लेस श्रिंकिंग, ठीक है, लेस श्रिंकिंग होगी अपॉन, ठीक है, मॉइस्चर वेरिएशन कंपेयर टू बी, राइट, ये चीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, वैसे अपन लेट चल रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना, लेट बहुत चल रहे हैं अपन, जल्दी करना है, तभी तो जल्दी से आपका सिलेक्शन हो पाएगा, जल्दी करोगे तो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, सॉइल डिपॉजिट इज कॉल्ड एज ओवर कंसोलिडेट इफ, ठीक है। ओवर कंसोलिडेट का मतलब क्या हो गया, देखो
पीओ एंड यहाँ पे बोल रहा है पीओ जो है प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, पीओ जो है प्रेजेंट इफेक्टिव ओवरबर्डन प्रेशर, पीसी जो है प्री कंसोलिडेट प्रेशर, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, ठीक है। पीसी क्या है आपका, प्री कंसोलिडेशन प्रेशर, और आपका जो पीओ है ये है आपका क्या, ओवर सॉरी ये है आपका प्रेजेंट कंसोलिडेशन। तो जो आपका प्री कंसोलिडेशन है, आपका प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है, वो एक तरीके से आपका पहले वाला है, ठीक है, हिस्ट्री में जो उस फाइल पे लोड आया होगा वो वाला प्री कंसोलिडेशन प्रेशर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, कुछ समझ रहे हो बात को, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे जो यदि ओवर कंसोलिडेशन स्टेज होने के लिए, ओवर कंसोलिडेशन स्टेज होने के लिए आपका जो पीसी है, पीसी ये हो जाएगा आपका ग्रेटर देन, ठीक है, पी नॉट से। बात समझ आ गई, चलो ये हो गई कहानी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करो। तो क्वेश्चन नंबर 94 में आपका बोल क्या रहा है, सिंपल, following are the statement about the major difference between टरजागी एनालिसिस, ठीक है, टरजागी एनालिसिस एंड मेयरहॉफ एनालिसिस। ये फाउंडेशन का यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया, ठीक है, फाउंडेशन का क्वेश्चन बना दिया, क्या कर दिया, बना दिया। चलो यहाँ पे चेक करेंगे कि है क्या चीज। टी मतलब टरजागी, टरजागी इज फॉर होमोजेनस एंड आइसोट्रोपिक सॉइल बट एम अकाउंट्स फॉर नॉन आइसोट्रोपिक, ठीक है। चलिए इसमें आपको बताना है कि इसमें ऑप्शन होगा क्या, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में टरजागी जो है, टरजागी द फेलियर सरफेस फॉर्म अप टू फाउंडिंग लेवल बट इन एम दे आर एक्सटेंडेड अप टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो ये जो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन जो है ना, फिर आगे पढ़ लो। इन टी द एंगल ऑफ वेज फॉर्म्ड बीनीथ द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन इज एज्यूम टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल बट इन एम इट वेरीज, ठीक है। इन टी, ठीक है, इन टी मतलब टरजागी द लोड एक्टिंग ऑन फाउंडेशन इज कंसेंट्रिक एंड वर्टिकल बट इन एम इट इज एज्यूम्ड एज एसेंट्रिक, ठीक है। ये सारी सब फंडे सब पूरे पता नहीं क्या क्या बोल दिया, तो इसका ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, ये इसमें कोई आंसर ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 95 वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 बोल रहा है आपकी 10 मीटर डीप कैनाल है, 10 मीटर 10 मीटर डीप कैनाल है आपकी, कंस्ट्रक्टेड इन प्योरली कोहेसिव सॉइल, ठीक है। सी की वैल्यू दिखी रखी है, फाइव की वैल्यू 0 दिख रखा है, जी की वैल्यू दिख रखा है, ई की वैल्यू दिख रखा है, द स्टेबिलिटी नंबर आपको दिख रखा है दिस एंड इन कैनाल रनिंग फुल कंडीशन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी विथ रिस्पेक्ट टू, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको बताना है, सिंपल है। तो सबसे पहले आपका एस एन का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, एस एन का फार्मूला आपको स्टेबिलिटी नंबर फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला सी डिवाइडेड बाय गामा, ठीक है, समझ रहे हो, एफ, राइट, ये चीज हो गया, दो चीज हो गई आपकी, सी डिवाइडेड बाय गामा और आपका एफ, और इसके बाद में आपकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, एच, समझ रहे हो, गामा इंटू एच होता है ना आपका यहाँ पे, ये ऐसा होता है ना, जो आपका स्ट्रेस क्या होता है आपका, जो हम निकालते हैं जब अर्थ कोएफिशिएंट वगैरह के इस चैप्टर में क्या निकालते हैं, अर्थ कोएफिशिएंट निकालने के चक्कर में क्या निकालते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू गामा इंटू एच होता है ना, तो वही चीज यहाँ पे, ठीक है, गामा इंटू एच और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमको निकालना क्या है, एफ की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है। तो एफ को आप नीचे करो, सी को एस एन गामा एच, ये चीज हो गई। अब यहाँ से आगे बात करते हैं, एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस एन की वैल्यू सारी चीज अपने को यहाँ पे गिवन है, राइट, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से एफ सी की वैल्यू, अब यहाँ पे एक चीज गामा कैसे निकालोगे, गामा कैसे निकालोगे, तो गामा होता क्या है, सबसे पहली चीज गामा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस की वैल्यू बोल के रखा है वो है 1, एस की वैल्यू है 1, तो जी प्लस एस ई होता है, तो एस आपका 1 हो गया, ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस ई हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका गामा डब्लू, ये चीज हो गई, राइट। तो यहाँ से आपका निकाल लोगे कैसे, गामा इक्वल्स टू 3/1.5 हो जाएगा, ठीक है, गामा डब्लू और इक्वल में हो जाएगा 2 गामा डब्लू, ये चीज हो गया। चलो तो यहाँ से हो गया आपका सिंपल 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज हो गई, बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट की बात करते जल्दी से, देखो
कुछ नहीं करना है, बस यही चीज गामा निकल गया आपका, सब चीज तो अब आ ही गया। सिंपल आपका एफ की वैल्यू निकालना है, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करो जल्दी से, क्योंकि देखो जल्दी जल्दी करना है। जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, जितने आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो पाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। स्टेटमेंट ए चेक करो। टरज़ागी बीयरिंग कैपेसिटी थ्योरी एज्यूम्स स्ट्रिप फाउंडेशन इन द एनालिसिस। बात सही है, बिल्कुल 101% राइट है। स्ट्रिप फुटिंग ही लेके चला था टरज़ागी ने, क्योंकि स्टार्टिंग में भाई वो तो सर्कुलर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, इन सारी चीज पे तो कर नहीं सकता था। स्ट्रिप सिंपल वाली उसने फाउंडेशन लिया, उस पर आप अपनी थ्योरी बना दिया। चलो आगे बात करते हैं। टरज़ागी थ्योरी डज नॉट कंसिडर डेवलपमेंट ऑफ शियर रेजिस्टेंस इन द सॉइल मास एबो फाउंडिंग लेवल। अच्छा, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, समझ रहे हो बात को? ठीक है, 96 में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो, बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। स्टेटमेंट ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। बोथ स्टेटमेंट आर ए एंड बी आर फॉल्स। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंपल। 96 की बात की जा रही है क्या, 96 की बात की जा रही है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो टरज़ागी थ्योरी डज नॉट, ठीक है, डज नॉट बोल दिया मतलब सही बात है, उसने नहीं किया था, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, ठीक है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। चलिए स्टेटमेंट 7, अच्छे क्वेश्चन बनाए इसने, है ना। ईएससी के मतलब ईएससी का लेवल नहीं है ये, तो कहना गलत होगा, ईएससी का लेवल नहीं है यहाँ पे, है तो आपकी सिंपल स्टेट ए की ही लेवल का है, कोई भारी वो नहीं है ना, पर थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, पर स्टार्टिंग में क्वेश्चन बिल्कुल उसने अलग ही बना दिया था, टनल 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 ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन बना दिया था, है ना, जो कि ज्यादा दूसरे इसमें ज्यादा प्रेफरेंस टनल का है नहीं, पर कोई बात नहीं, हमको क्या है, हर चीज से फेमिलियर होना है। चलो स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। प्लेट लोड टेस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन। प्लेटलेट लोड टेस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। जो प्लेटलेट लोड टेस्ट है आपका, वो क्या है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट है। एंड इज नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल। इज नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल। जो आपका प्लेट लोड टेस्ट है वो कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में देखो, प्लेट लोड टेस्ट डज नॉट रिकॉर्ड टोटल सेटल टोटल सेटलमेंट ऑफ टेस्ट प्लेट इन क्लेई सॉइल। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखो पहली चीज तो प्लेटलेट टेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक चीज होता क्या है, राइट। इसका ऑप्शन आपका होगा क्या, सिंपल चीज, ठीक है। देखो प्लेट लोड टेस्ट इज डन एट साइट, ठीक है, साइट पे एक चीज की जाती है, डिटरमाइन द अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ साइट, ठीक है। जो अल्टीमेट बीयरिंग कैपेसिटी होती है उसकी वो चीज निकालने के लिए इसको आपको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में चेक करना, इज नॉट सुटेबल फॉर कोहेसिव सॉइल सिंस इट डज नॉट रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ टोटल सेटलमेंट, ठीक है, ये रिकॉर्ड नहीं रखता। तो आपका क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बात समझ आ रही है, एसर्शन रीजन टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है, बना दिया है, ठीक है। चलो यहाँ पे चेक करना स्टेटमेंट ए, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। प्लेटलेट टेस्ट इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। प्लेटलेट जो टेस्ट होता है एक शॉर्ट ड्यूरेशन का टेस्ट होता है, सही बात है, ठीक है। इज नॉट सुटेबल, एक कोहेसिव के लिए सुटेबल नहीं है, सही बात है, ठीक है, कोहेसिव के लिए सुटेबल नहीं होता है। प्लेट लोड टेस्ट कोहेसिव सॉइल के लिए मतलब कि क्ले के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, याद रखना इस बात को। डज नॉट रिकॉर्ड, डज नॉट रिकॉर्ड द टोटल सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट, टोटल सेटलमेंट ऑफ द टेस्ट प्लेट इन क्लेई सॉइल, ठीक है, ठीक है, ये चीज हो गया, रिकॉर्ड नहीं रखता है ये सेटलमेंट का, टोटल सेटलमेंट की रिकॉर्ड नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। 98 क्या बोल रहा है यहाँ पे, अ सॉफ्ट सेचुरेटेड क्ले सॉइल, अ सॉफ्ट सेचुरेटेड क्लेई सॉइल टेस्टेड अनकन्फाइंड गिव एन एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट फेलियर, राइट। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल की बात की जा रही है यहाँ पे, सिंपल है। देखो आप सॉफ्ट सेचुरेटेड क्लेई सॉइल टेस्टेड अनकन्फाइंड, ठीक है, अनकन्फाइंड मतलब समझ रहे हो, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से अपन ने इसको टेस्ट किया है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉइल कैसे निकालते हैं, इसमें यूसीएस डिवाइडेड बाय, ठीक है, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यूसीएस, राइट, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं,
इससे आपका सिंपल निकल जाता है। मतलब कि जो CU की वैल्यू होती है, ये CU की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो QU डिवाइडेड बाय 2 होता है, राइट, ये चीज हो जाती है। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका, राइट, ये आंसर हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल क्या रहा है, देखो, मेज द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ बात करते हैं इलेक्ट्रो ओस्मोसिस, ठीक है, अंडर रिम्ड पाइल, सेल्यूलर कॉफरडेम, राफ्ट फाउंडेशन, ये सारी चीज यहाँ पे बोल के रखा है, ठीक है। देखो, सेल्यूलर कॉफरडेम आ गई बात, सेल्यूलर कॉफरडेम की, है ना। तो ये कॉफरडेम का यूज किसके लिए किया जाता है, एलिमिनेट डिफरेंट सेटलमेंट, ठीक है, डी वाटरिंग ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल, फाउंडेशन एक्सपांसिव सॉइल, ठीक है। तो इसमें सिंपल है आपका फाइन ग्रेन सॉइल, देखो डी वाटरिंग ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, तो जो कॉफरडेम का यूज किया जाता है वो तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। तो इस ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको पता है उस चीज से आपको एलिमिनेट करना है। तो सेल्यूलर कॉफरडेम जो है, सेल्यूलर कॉफरडेम वो क्या करता है, प्रोवाइड वाटर फ्री एरिया फॉर वर्क, ठीक है, ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज, डी वाटरिंग ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ऐसा नहीं है ना, डी वाटरिंग ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड वाटर फ्री एरिया फॉर वर्क, तो कॉफरडेम का ये हो गया पहला। पहला किस किस में है, ठीक है, ये बी में है, ठीक है, आपका बी में एंड सी में है। तो अब इसमें से एलिमिनेट करना है हमको, ठीक है। अब इसके बाद में बात करो, किसकी बात कर लेते हैं, राफ्ट फाउंडेशन। राफ्ट फाउंडेशन का देखो यहाँ पे सेकंड, राफ्ट फाउंडेशन का सेकंड दोनों में, तो इसको देखना ही नहीं है। चलो बी का चेक करते हैं, फिर भी देख लो एक बार, राफ्ट फाउंडेशन का यहाँ पे सेकंड बोल रहा है, एलिमिनेट डिफरेंशियल सेटलमेंट, सही बात है, ये तो 101% सही है, ठीक है। उसके बाद में बी का फोर्थ देखो, बी का फोर्थ मतलब कि अंडर रिम्ड पाइल है, फोर्थ है ना, फाउंडेशन फॉर एक्सपांसिव साइल, फाउंडेशन फॉर एक्सपेंसिव सॉइल, ठीक है, बी का फोर्थ, एक हिसाब से इसको रखो, ठीक है। अब देखते हैं आपका बच गया कौन सा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस ए का आपका थर्ड चेक करो, क्या बोल रहा है, थर्ड, डी वाटरिंग फॉर, डी वाटरिंग ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, ठीक है, थर्ड वाला। तो इसमें हो क्या जाएगा, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस आपका क्या हो जाएगा, ये वाला डी वाटरिंग ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल, तो ये आपका तीसरा और ये चौथा, मतलब कि बी आपका आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, खुशखबरी मिलेगी इसके बाद में, ठीक है। चलो, तो आपको निकालना क्या, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है, सिंपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आपको दे दिया क्या क्या, देख के रखा है, 6 मीटर आपकी हाइट दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद में गामा सेचुरेटेड दे दिया है, गामा सेट दे दिया है, ठीक है। अब इसके बाद में करना क्या है, सिंपल, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको निकालना है अर्थ कोएफिशिएंट फाई की वैल्यू 30, आपको पता चलना चाहिए। एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालने के लिए क्या हो जाएगा, के ए की वैल्यू निकालो, 1 - 10 30, 1 - 10 30, राइट, और डिवाइड में आपका 1 + 10 30, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आती है, ये तो भाई याद ही हो जाना चाहिए बंदों को, ठीक है। तो के ए की वैल्यू 1/3 निकल कर आती है यहाँ से। अब बात करते हैं अपन किस चीज की, एक्टिव अर्थ प्रेशर की। तो एक्टिव अर्थ प्रेशर टोटल बोल रहा है, ठीक है, टोटल बोल रहा है, मतलब एक तरीके से थ्रस्ट बताना है आपको, ठीक है। तो वो कैसे निकालते, कुछ नहीं, हाफ, ठीक है, के ए, ठीक है, और गामा एच का स्क्वायर, बात समझ में आ गई, ये चीज कर देना है आपको, गामा एच का स्क्वायर, गामा, और यहाँ पे देखो आपका क्या बोल रहा है, अ वाल 6 मीटर हाई स्मूथ वर्टिकल बेक एंड रिटेन्ड सेंड एस बैकफिल दिस है, और सबमर्ज्ड बोला है, तो सबमर्ज्ड की केस यहाँ पे अपन लेके चलेंगे, और देख के रखा है क्या, गामा सेट। तो गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हो, ठीक है, वो कैसे निकालते हो, गामा सेट माइनस गामा डब्लू, ठीक है, ऐसे आप गामा सबमर्ज निकाल लेते हो, सिंपल। तो आपको यहाँ पे वैल्यू को कैसे कैसे पुट करना है वो देखो यहाँ पे, ठीक है, पी ए इक्वल्स टू हाफ, के की वैल्यू है आपकी 1/3, ठीक है, गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू, गामा सेट की वैल्यू कितने देके रखी है यहाँ पे 20, ठीक है, और आप 10 लेके चलते हो, गामा डब्ल्यू की वैल्यू, ये चीज हो गया, एच की वैल्यू 6 है और इसका स्क्वायर, तो आपका अल्टीमेट यहाँ पे सॉल्यूशन कर लोगे आप, और आपका आंसर निकल जाएगा कितना, 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो आपको जब भी टोटल थ्रस्ट यदि निकालने को बोले तो करना क्या है, तो सबसे पहले तो एरिया ले लेना है, ठीक है, एरिया,
तो के ए गामा, ठीक है, गामा, और उसके बाद में गामा इंटू एच हो गया, राइट, ये चीज हो गया, और इसके बाद में आपका मल्टीप्लाई एच कर देना है, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हाँ सॉरी, हाफ के ए गामा एच का स्क्वायर, ये चीज कर देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको मैं बता देता हूँ, फिर से अपन ने यहाँ पे एक लेक्चर या एक बोलना चाहिए सेट हमने कंप्लीट किए। बहुत अच्छी बात है कि अपन जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं, और हमारे साथ में आप यदि बने हैं और आप अच्छे से क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपकी मेरा मानना है कि आपकी जो तैयारी है वो जो अदर स्टूडेंट है ना, उनसे तो बेहतर ही होगी, क्योंकि यार हमने कितने सारे यहाँ पे अटेम्प्ट कर चुके क्वेश्चन। यदि आप नौ यदि यदि हमने 9 सेट यदि लगा लिए, समझ लो कि आपने 900 क्वेश्चन कर लिए। 100 क्वेश्चन का सेट होता है ये, है ना। या 900 भी नहीं किए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है यार, चलो इससे मैं आधा कर लेता हूँ, आधा भी नहीं, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, है ना। कम से कम तुमने 700 क्वेश्चन तो आपने कर चुके यार। कैसे नहीं फंसेगा क्वेश्चन, कैसे नहीं रिपीट होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, है ना। तो आप देखते रहो हमारे साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और कमेंट करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।